नोट: वीडियो स्टार्ट करने से पहले विक्टिम ट्रेनी डॉक्टर को हम इस वीडियो में कविता नाम से बुलाएंगे ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। ये नाम उनका रियल नाम नहीं है। 9 अगस्त 2024 की सुबह डॉक्टर कविता के माता-पिता के घर एक फोन कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति बताता है कि उनकी बेटी कविता, जो कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर थी, वो बीमार है। माता-पिता चिंतित हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद अस्पताल से एक और फोन आता है। इस बार कहा जाता है कि कविता की हालत नाजुक है और उसने आत्महत्या कर ली है। ये खबर सुनकर उनके माता-पिता परेशान हो जाते हैं और तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कोई भी उन्हें साफ साफ कुछ नहीं बताता। लोग आते जाते हैं, कानों में फुसफुसाते हैं। आखिरकार एक व्यक्ति आता है और समझौते की बात करता है। तब जाकर माता-पिता को अपनी बेटी को देखने दिया जाता है। जब उन्होंने कविता को देखा तो उनका दिल दहल गया। उसकी लाश निर्वस्त्र थी। उसके पैर 90 डिग्री के राइट साइड मुड़े हुए थे। आंखों में चोट के निशान थे और वहां से खून बह रहा था। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे और गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। कविता की यह हालत देखकर माता-पिता टूट गए। उनकी एक ही लड़की थी कविता। उनका जीवन तो जैसे कविता के साथ ही खत्म हो गया हो। कविता के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया ताकि यह पता चल सके कि उसके साथ क्या हुआ था। कविता के मां के अनुसार रात को 11 बजे जब उन्होंने कविता से बात की थी, तब वह ठीक थी और उसने कहा था कि वह राउंड पे जाने वाली है पेशेंट्स को देखने और उसके बाद खाना खाएगी। कविता ने रात का खाना अपने जूनियर्स के साथ खाया और काम करने लग गई। रात के 3 बजे उसने कहा कि वह थोड़ी थकी हुई है और आराम करने के लिए तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल में जा रही है। वो आखिरी बार था जब उसने किसी से बात की थी। सुबह के 7:30 बज चुके थे, लेकिन कविता सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आई। जनरली वह सिर्फ आधे घंटे का ही आराम करती थी। फिर भी अस्पताल में उसके साथ काम कर रहे किसी ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि इतना समय हो गया, लेकिन कविता वापस काम करने क्यों नहीं लौटी। ये एक सोचने वाली बात है। 7:30 बजे एक कर्मचारी जो सुबह सुबह सभी कमरे चेक करता है, वो सेमिनार हॉल में भी जाता है और वहां जो देखता है उसे देखकर वह घबरा जाता है। वह बाहर निकलते ही जोर जोर से डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए और सेमिनार हॉल में गए। वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर कविता का शरीर खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था। उसके शरीर के हर हिस्से पे चोट थी और दोनों पैरों को मोड़ दिया गया था। उसकी आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। अस्पताल के कुछ लोग इस सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे थे, ये बोलकर कि कविता ने आत्महत्या की है। वो लोग अस्पताल की रेपुटेशन बचाने के लिए या कोई दूसरी वजह से वे इस बात को बाहर आने नहीं देना चाहते थे कि कविता को कितनी हैवानियत से मारा गया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सारी सच्चाई सामने आ गई। यह बलात्कार और क्रूरता से की गई हत्या का मामला था। रिपोर्ट में आया कि कविता के शरीर पर चोटों के कई निशान थे, जिससे पता चलता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। उसकी मौत गला घोंटने से हुई थी। उसकी आंखों और मुंह में चश्मे के कांच के टुकड़े मिले, जिसके कारण आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। उसके पैरों को भी 90 डिग्री पर मोड़ा गया था और छाती पर भी मुक्के मारे गए थे। हत्या के बाद भी उसके साथ बलात्कार किए जाने की बात भी सामने आई। फिर पुलिस ने जांच शुरू की और सेमिनार हॉल से नाखून, खून के धब्बे और एक ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किया। उस कमरे में या उसके बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, सिवाय उस फ्लोर की एंट्री के पास लगे एक कैमरे के। पुलिस ने 9 अगस्त 2024 की रात के 3 बजे से सुबह 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक की और पाया कि इस समय के दौरान कुल 6 लोग उस फ्लोर पर आए थे।
इन 6 लोगों में से एक था संजय रॉय, जो उस वक्त नशे में था। वह वहां सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता था। पुलिस ने सबके फोन चेक किए और ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करके देखा। संजय रॉय को तुरंत हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उसका फोन तुरंत ही ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो गया था। उसके फोन में पुलिस को कई अश्लील वीडियो मिले, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया। ज्यादा प्रूफ इकट्ठा करने के लिए संजय रॉय के घर की तलाशी ली गई, जहां से पुलिस को जूते मिले जिसपे खून के धब्बे लगे थे और सूखे हुए कपड़े जो उसने पिछली रात पहने थे। संजय के बारे में और भी बातें सामने आईं। वह एक अच्छा बॉक्सर था। उसने 4 शादियां की थीं, जिनमें से 3 पत्नियों ने उसे छोड़ दिया था और एक पत्नी की मौत हो चुकी थी। उसकी सास ने उस पर पत्नी को मारने पीटने का आरोप लगाते हुए कालीघाटी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। उसके पड़ोसियों का भी यह कहना था कि संजय रॉय अपनी पत्नियों को मारता था। उनके घर से कई बार चिल्लाने की आवाज आती थी। वो अभी उसकी मां के साथ रहता था। उसकी मां का कहना था कि संजय को फंसाया जा रहा है। सख्ती से पूछताछ के बाद संजय ने कबूल किया कि उसने ही डॉक्टर कविता के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की थी। उसने बताया कि वह सुबह 4 बजे के आसपास सेमिनार हॉल में गया था और 45 मिनट बाद 3:45 बजे वहां से निकला था। उसने कई बार फ्लोर पर चक्कर लगाए थे ताकि यह देख सके कि वहां कोई है या नहीं। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन 45 मिनट में डॉक्टर कविता के साथ क्या हुआ होगा या उसने कितनी पीड़ा सही होगी। खुद को इस हैवान से बचाने के लिए उसने क्या कुछ किया होगा। डॉक्टर सुबर्णु गोस्वामी के अनुसार डॉक्टर कविता के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम सीमन मिला है, जिससे यह संदेह उत्पन्न हो रहा है कि यह काम एक आदमी का नहीं हो सकता। यह एक सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला हो सकता है। इस दर्दनाक घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वे पुलिस को 7 दिन का समय देंगी अपराधी को पकड़ने के लिए। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने दोषी को कड़ी सजा देने की भी मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट को इस बात का डर था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने 5 दिन बाद ही सीबीआई को केस सौंपने का फैसला किया। सीबीआई और फॉरेंसिक टीम के आरजी कार मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही वहां गुस्से के बहाने एक भीड़ ने घुसकर सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ की। इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। कुछ लोग ममता बनर्जी को इस मामले से जोड़ रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये उन्हीं के आदमी थे जो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। आरजी कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने दुख व्यक्त करते हुए कहा था कि डॉक्टर कविता उनकी बेटी जैसी थी और यह घटना उनके कॉलेज के लिए शर्मनाक है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन तुरंत ही राज्य सरकार ने उन्हें कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया, जिसको अभी के लिए होल्ड पे रखा गया है। यह बात भी अजीब है कि प्रिंसिपल ने जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लेके बेटी जैसी डॉक्टर कविता को इंसाफ दिलाने की जगह इस्तीफा क्यों दे दिया, वो भी इतनी जल्दी, और दूसरी पोस्ट क्यों ऑफर की गई। इस घटना के लिए लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, जिससे यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। क्या यह मामला सिर्फ संजय रॉय तक सीमित है? बात तो यह भी सामने आ रही है कि उस हॉस्पिटल में एक ड्रग रैकेट चलाया जा रहा था, जिसका पता डॉक्टर कविता को लग चुका था और इसके कारण लास्ट 2 महीने से उसको परेशान भी किया जा रहा था। इस बात को लेके एमएलए के बेटे का नाम भी लोग जोड़ रहे हैं, जिसके साथ और 2 लोगों का नाम भी शामिल किया जा रहा है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग देश छोड़ चुके हैं। ये बात तो हुई जो कुछ कविता के साथ हुआ। अब एक भारतीय महिला के रूप में बात करूं तो मैंने लोगों का गुस्सा देखा है। मेडिकल लाइन में हड़ताल, कैंडल मार्च पूरे देश में, अस्पताल की सेवाएं बंद, ओपीडी बंद। मैं इस गुस्से को समझती भी हूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह पहली बार हुआ है या ऐसा है कि यह फिर कभी नहीं होगा? 2021 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार
भारत में हर दिन 86 महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं शायद ही कभी समाज में बड़े पैमाने पर नाराजगी का कारण बनती है। क्या यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि कविता एक डॉक्टर थी, या क्योंकि यह घटना एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में हुई, या फिर इस गुस्से के पीछे कोई और वजह है? शायद यह गुस्सा उन तमाम घटनाओं का नतीजा है जिनमें न्याय नहीं मिला। यह गुस्सा सिर्फ कविता की हत्या के लिए नहीं है, बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है। लेकिन सवाल ये भी तो है, क्या बदलाव संभव है? इस दर्दनाक घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या हम इस देश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बना सकते हैं? क्या हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहां किसी भी महिला को अपनी सुरक्षा के लिए डरना न पड़े? ये सवाल सिर्फ एक देश या सरकार से नहीं है, बल्कि समाज के हर इंसान के लिए है। डॉक्टर कविता के माता पिता, समाज और देश के करोड़ों लोग अब न्याय की आस लगाए बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ उसके दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह न्याय सभी पीड़ितों के लिए संभव है? यह बात सिर्फ डॉक्टर कविता की नहीं है। यह हर उस महिला की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है और उन तमाम खतरों का सामना करती है जो उसकी राह में आते हैं। ये कहानी हर उस माँ की है जो अपनी बेटी को समाज में सुरक्षित देखना चाहती है। कविता की मौत ने समाज को झकझोर कर रख दिया है, और यह एक नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। एक ऐसी शुरुआत जहां हर महिला अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ सके। हमें यह समझना होगा कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। क्या हम अपनी बेटियों, बहनों और माँओं के लिए एक सुरक्षित जगह बना सकते हैं? डॉक्टर कविता की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें जागरूक रहने की जरूरत है, और हमें अपनी मदद खुद ही करनी चाहिए और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। जब देश के लोग खुद को अच्छा इंसान बना के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो देश खुद ही आगे बढ़ेगा हर मामले में। रियल क्राइम स्टोरीज का मकसद यही है, सच्चाई को सामने लाना और समाज को एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। आपसे विनती है कि आप अपने आसपास के लोगों को भी इस घटना के बारे में बताएं, ताकि इस तरह की घटनाएं फिर कभी न हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और न्याय की इस लड़ाई में हमारा साथ दें।